नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो देहरादून से खबर है, यहाँ एक तेज रफ्तार बाइक ने दूध लेने जा रही युवती को बाइक सवार ने उड़ा दिया। युवती बुरी तरह से घायल है और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना देहरादून के गुरु तेग बहादुर रोड की है, जहां पर युवती घर से दूध के लिए निकली थी, लेकिन तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भीषण थी कि युवती हवा में उछलकर रोड पर जा गिरी। अब युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। हरिद्वार के मंगलौर में काउंटिंग के दौरान भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने खासा हंगामा मचाया और इस दौरान पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। वहीं पथराव के दौरान 4 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। काउंटिंग के दौरान भीम आर्मी प्रत्याशी ने धांधली का आरोप लगाया था, जिसके बाद भीम आर्मी संस्थापक चंद्रशेखर समेत सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे और अंदर जाने की मांग करने लगे। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोक लिया और इसी दौरान खूब हंगामा हुआ। पुलिस ने उपद्रव करने वालों पर कार्रवाई की बात भी कही है। ये मंगलौर गुड़ मंडी में जहाँ पर मतगणना हो रही है, वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया है, जिसमें कि एक इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल हमारे पीएससी के लिए घायल हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर इस समय बंदी है। इन लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। हरिद्वार के बहादुराबाद में चुनाव हारने पर काउंटिंग सेंटर के बाहर कुछ लोगों ने उपद्रव किया। उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर पथराव किया, तो जवाब में पुलिसकर्मियों ने लाठियां फटकार कर उपद्रवियों को वहां से दौड़ाया। दरअसल आत्मलपुर ग्राम पंचायत के प्रत्याशी के चुनाव हारने से नाखुश लोगों ने रिकाउंटिंग की मांग की। प्रशासन द्वारा मांगने जाने पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिसकर्मियों और हुड़दंगियों के बीच हुई झड़प में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं हरिद्वार के भगवानपुर में कांग्रेस विधायक ममता राकेश धरने पर बैठ गई हैं। ममता राकेश का कहना है कि जीते हुए प्रत्याशी को 8 घंटे के बाद भी प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है और अधिकारियों पर लापरवाही और मिलीभगत का आरोप लगा है। काउंटिंग सेंटर के बाहर ही ममता राकेश धरने पर बैठी हुई हैं। रुद्रपुर में एसओजी और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने एक घर में चल रहे बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने रैकेट सरगना और इसमें शामिल 2 बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी बांग्लादेश की मांगोरा जिले की रहने वाली है और उसके कब्जे से बांग्लादेश के साथ ही इंडियन पासपोर्ट और फर्जी तरीके से बनाए गए आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस भी बरामद किए गए हैं। उसके बांग्लादेश की वीजा अवधि 2019 में ही खत्म हो गई थी और बीते जुलाई में उसने बांग्लादेश की यात्रा की थी। पुलिस ने 28,000 रुपयों के साथ 1,000 रुपयों की बांग्लादेशी करेंसी, ज्वेलरी, 7 मोबाइल और आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया है। तो वहाँ पे हमको 2 बांग्लादेशी महिलाएं मिली हैं और एक संदिग्ध नागरिक मिला है, जो कुल मिला के 2 बांग्लादेशी महिलाएं हैं। उसके पास से, उन दोनों के पास, एक के पास तो बांग्लादेशी पासपोर्ट भी है, बांग्लादेशी पैसा भी मिला है और इंडियन पासपोर्ट भी मिला है साथी मलिक के नाम पे, जबकि एक्चुअल बांग्लादेशी का नाम है साथी खातून के नाम पे। आईबी के साथ इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, इंट्रोगेशन हो चुका है। एनआईए को भी इसको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अंकिता मर्डर केस में सबसे बड़ा सबूत मिला है। अंकिता हत्याकांड में शामिल स्कूटी की पहली तस्वीर न्यूज 18 के पास आई है। पुलिस ने स्कूटी और बाइक को सीज किया है और उसी स्कूटी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 के पास हैं। न्यूज 18 पर आप सबसे पहले ये तस्वीर देख रही हैं। ये स्कूटी आरोपी सौरभ भास्कर के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी स्कूटी पर आरोपी अंकिता को ऋषिकेश की तरफ लेकर आए थे और फिर उसकी हत्या कर दी थी। साथ ही जो दूसरी बाइक बरामद हुई है वो किरण देवी के नाम पर रजिस्टर्ड है। अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित आर्य का घर हरिद्वार में है और अब हैरानी की बात यह है कि पुलकित के घर के बाकी सदस्य गायब हो गए हैं। पुलकित की पत्नी, पुलकित के पिता विनोद आर्य, भाई अंकित आर्य और उसका पूरा परिवार पर छोड़कर कहीं चले गए हैं। हालांकि वारदात के बाद जब पुलिस पुलकित के घर पहुंची थी तब विनोद आर्य घर पर ही थे, लेकिन उसके बाद अचानक विनोद आर्य और पूरा परिवार लापता हो गया है।
घर पर मौजूद नौकर से पूछा गया तो नौकर को भी नहीं पता कि पुलकित का परिवार आखिर गायब कहां हो गया। तो वनंतरा रिजॉर्ट का एक वीडियो न्यूज 18 को मिला है। एक सूत्र के जरिए मिले इस वीडियो में लाइव शराब पार्टी चल रही है। ये वीडियो करीब 9 महीने पहले यानी दिसंबर का बताया जा रहा है। राजाजी टाइगर रिजर्व से सटे इस रिजॉर्ट में नियम अनुसार शराब नहीं पिलाई जा सकती और गौरतलब है कि किसी रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी की हत्या 18 सितंबर को हुई थी। हत्या के बाद इस तरह की खबरें आई कि इस कुख्यात रिजॉर्ट में शराब पार्टी, ड्रग्स पार्टी जैसे इलीगल काम होते रहते थे। इस वीडियो में दिख रहा है कि शराब पार्टी पूरे शबाब पर है। हालांकि वीडियो की प्रामाणिकता को लेकर न्यूज 18 स्वतंत्र तौर पर दावा नहीं कर सकता। अंकिता मर्डर केस के बाद होटल रिजॉर्ट पर लगातार जांच जारी है। हरिद्वार में भी सिटी मजिस्ट्रेट ने अभियान चलाया और शहर के 60 होटल को नोटिस जारी किया। 12 पॉइंट्स पर रिपोर्ट मांगी है। इन होटल से लैंड संबंधी जानकारी, स्पा और बार सेंटर्स की जानकारी, महिला कर्मचारियों की संख्या और उनके सुरक्षा को लेकर इंतजामों की जानकारी मांगी गई है। इन 60 होटल संचालकों या आबलिक प्रबंधकों को नोटिस निर्गत किए गए हैं। जो हमने लिखा है उसमें भू स्वामित्व से संबंधित अभिलेख हैं और या स्पा चलता है या बार चलता है तो उससे संबंधित अभिलेख हैं। अस्पतालों में मरीजों को लंबी लाइन में ना लगना पड़े और परेशान ना होना पड़े, इसके लिए सरकारी अस्पतालों में टोकन और रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की बैठक की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड, हेल्थ से जुड़े दूसरे कार्ड की सही मॉनिटरिंग के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। वहीं लोगों को तहसील और ब्लॉक लेवल पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले और बच्चे के पैदा होने के बाद अस्पताल से ही बर्थ सर्टिफिकेट दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाना है और इसके लिए हर महीने स्वास्थ्य मंत्री की अध्यक्षता में मीटिंग की जाए। कल का दिन उत्तराखंड के साथ पूरे देश के लिए खास होने वाला है, जब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस का चार्ज संभालेंगे। रिटायरमेंट के बाद उनकी प्लानिंग देहरादून में रहने की थी, लेकिन अब वो एक बार फिर से देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए एक बार फिर गर्व का मौका है, जब लगातार दूसरी बार देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ताल्लुक उत्तराखंड से है। पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के करीब 10 महीने बाद शुक्रवार को लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सीडीएस का चार्ज लेंगे। और खास बात यह है कि दूसरे सीडीएस बनने जा रहे अनिल चौहान का ताल्लुक भी 11 गोरखा रेजिमेंट से है, जिससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का भी ताल्लुक था। इससे पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी उत्तराखंड के लाल थे और फिर उत्तराखंड के ही अनिल चौहान जी को जो सीडीएस की नई जिम्मेदारी मिली है, उनके नेतृत्व में हमारे देश की जहां रक्षा व्यवस्था सुधरेगी, जहां सेनाओं का मनोबल बढ़ेगा, वहीं हम सब भी अभिभूत हैं। और आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर पहाड़ के इस वीर पर विश्वास करके, जिन्होंने अपने सेवा काल के अंदर कई मेडल पाए हैं, चीन मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनको आज फिर सीडीएस बनाया है। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का गांव पौड़ी जिले में है और पुश्तैनी घर देहरादून के वसंत विहार इलाके में, जिसके रेनोवेशन का काम पिछले 1 साल से चल रहा है। मई 2021 में रिटायरमेंट के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान का प्लान देहरादून में अपने इसी घर में रहने का था, लेकिन अब दिल्ली में रहकर सीडीएस की जिम्मेदारी संभालेंगे। पिछले साल रिटायर हुए हैं, उसके बाद यहाँ पर आए हैं। हाँ, पिछले साल वो आए और उन्होंने फिर ये फैसला किया कि वो यहीं रहेंगे और जो उनका पुश्तैनी मकान है उसमें जरा थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, अपने लायक बनाएंगे, जो कि काम अभी भी चल रहा है। आप लोगों को वेट रहेगा कि बतौर सीडीएस जब आपके यहाँ पर आए तो इंतजार रहेगा? बिल्कुल रहेगा। हम तो उनसे मिलना चाहेंगे, उनको
हार्दिक बधाई देना चाहेंगे और कितना हम गौरव महसूस कर रहे हैं इसका इजहार कराएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान की ट्रेनिंग इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हुई और 1981 से लेकर 40 साल तक सेना में रहकर उन्होंने देश की सेवा की और सैन्य प्रदेश उत्तराखंड को उम्मीद है कि नए सीडीएस अनिल चौहान के कार्यकाल में वो काम पूरे होंगे जो जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में अधूरे रह गए थे। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के सीडीएस बनने पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुशी जताई है। पूर्व सीएम ने कहा कि ये सहयोगी है कि जिस 11 गोरखा रेजिमेंट से देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भी उसी रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। त्रिवेंद्र रावत का कहना है कि उनको उम्मीद है कि कमांड थिएटर बनाने का जो सपना सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने देखा था, वो अब लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान के नेतृत्व में पूरा होगा। जनरल रावत जो काम कर रहे थे और उम्मीद थी कि वो बहुत जल्दी जो तीनों सेनाओं का एक कमांड थिएटर वो स्थापित कर लेंगे, जिस पर काफ़ी काम हो चुका था, लेकिन उनके अकाल मृत्यु के कारण वो काम बीच में अटक गया था। अब निश्चित रूप से जनरल चौहान उसको पूरा करेंगे। अब एक हैरान करने वाली खबर, दरअसल कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में जल्द ही एक नया पहाड़ बनने जा रहा है। आखिर कहां बनने जा रहा है ये पहाड़, देखिए रिपोर्ट। नगर निगम मुर्दाबाद, 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 मॉनसून में नहाए इस हल्द्वानी शहर की खूबसूरती देखने लायक है, लेकिन शहर की इस खूबसूरती पर दाग लगा रहा है इंद्रनगर। वनभूलपुरा और नई बस्ती के सामने से गुजरने वाले इस नेशनल हाईवे पर लगा ये कूड़े का ढेर, जो धीरे धीरे पहाड़ में तब्दील होता जा रहा है और सामने रह रहे लोगों का बदबू और बीमारी से जीना मुश्किल है। लंग्स की बीमारियों से, टीबी से यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे हैं। हमने कई लोगों को देखा है कि कई लोग बेचारे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उन्होंने कई महीने काटे और फिर मर गए। बहुत सारी मौतें ऐसी हैं जो हार्ट अटैक की वजह से हुई। उनको साफ एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, ऐसे में ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ कहाँ मिलने वाली है। दरअसल गौलापुर में गौला नदी के किनारे बना हल्द्वानी का ये ट्रंचिंग ग्राउंड इतना भर चुका है कि अब कूड़ा फेंकने की जगह नहीं बची। कूड़े का ट्रीटमेंट न होने की वजह से यहाँ कूड़े के पहाड़ बन चुके हैं और नगर निगम की गाड़ियाँ कूड़ा फेंकते फेंकते नेशनल हाईवे तक पहुँच गई हैं। नगर निगम की इस कारस्तानी पर विधायक ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया है। उनके द्वारा संचालित नगर निगम की हालत देखिए, ट्रेंचिंग ग्राउंड की बाउंड्री वॉल बनाई लाखों रुपए बर्बाद करके, और अब सड़क पे बाहर कूड़ा डंप करना पड़ रहा है। अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उन्होंने 1 हफ्ते का समय मांगा है कि यहाँ कुछ गतिविधि होने वाली है। हल्द्वानी के इस ट्रंचिंग ग्राउंड में न सिर्फ हल्द्वानी का कूड़ा आता है, बल्कि नैनीताल शहर से भी भवाली, भीमताल तक का कूड़ा यहीं पर पहुंचता है, जिसकी वजह से ग्राउंड पूरी तरह भर चुका है और अब हाईवे ही ट्रंचिंग ग्राउंड बनने को तैयार है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में 125 साल पहले से रामलीला का इतिहास जुड़ा है। कलाकार मंचन के साथ ही गायन भी खुद करते हैं। अल्मोड़ा में 1860 में सबसे पहले बद्रेश्वर से कुमाऊं में रामलीला की शुरुआत हुई। कलाकार मंचन के साथ ही गायन भी खुद करते हैं। पहले रामलीला का मंचन लालटेन जलाकर किया गया। रामलीला भैरवी, श्याम कल्याण, जयजवंती, ठुमरी, बरज, विहाग सहित कई रागों में गाई जाती है। कलाकार कई दशकों से लगातार मंचन कर रहे हैं। मैं अभी इस समय जनक का पाठ खेल रहा हूँ और विगत कई वर्षों से हम यहाँ अलग अलग चरित्र को निभाते हैं और ये विभिन्न राग रागिनी पर आधारित यहाँ की गायन शैली होती है रामलीला की। और से हम स्वयं अभिनय भी करते हैं और गाते भी, इसमें सभी हम खुद ही स्वयं गाते हैं। अल्मोड़ा में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर अब रामलीला का मंचन किया जाता है, लेकिन नंदा देवी की रामलीला सबसे पुरानी है। यहाँ पर कलाकार कई पीढ़ियों के मंचन करते हैं। नंदा देवी की रामलीला सबसे पुरानी है। 1860 से 3200 से शुरू हुई। उसके बाद ये रामलीला अल्मोड़ा तुनेरा में आई, तुनेरा के नंदा देवी में।
सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा अपने साथ कई इतिहास समाये हुए है। रामलीलाओं का मंचन हो या फिर दशहरे में रावण परिवार के पुतले, सब यहीं देखने को मिलते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।